उस्मान शेख के हवाले से आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। माशाल्लाह जो है ये कुछ चीज़ें अपनी ख़ुद भी बताएंगे। मुख्तसर ये कि इन्होंने यूईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। बहरहाल इस्लामाबाद में मेरी एक मुलाकात इनसे हुई, मेरा ख्याल है कोई 5-6-7 घंटे की शायद पहली मुलाकात थी। तो उधर से ही मैं इनको चाइना ले गया, ठीक है। तो ये उस वक़्त मेरे साथ जॉब कर रहे थे चाइना के अंदर, जॉब के लिए लेके गए। बहरहाल आगे चलता रहा सिलसिला। ये वो टाइम था जब अभी हमने सीईओ शीओ ये वो जनाब मामला अभी शुरू नहीं किए थे। तो रियल में इंसान जब फैसले करता है तो टाइम के साथ पता चलता है। आज हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि वो पहली मुलाकात में हमें स्पार्क नज़र आया कि ये इस बंदे के अंदर क्या है, स्पार्क है, तो इसको ले जाएं, पकड़ लें। तो खैर एनी हाउ उसके टाइम के साथ साथ जो है काफ़ी प्लान बने और फिर हमने ये हमारा आप कह लें वो पहला सीईओ है जहाँ से हमने आगाज़ किया, जहाँ से शुरू किया। इन्होंने अपने तौर पे भी काम शुरू किया, उसी के ऊपर बातचीत हुई। तो बल्कि हमारा ऑनलाइन ही मीर साहब जैसे आपके साथ ऑनलाइन हुआ, इसी तरह ऑनलाइन ही मैं चाइना में बैठा था, ये इधर थे, तो बातचीत हुई। तो मैंने कहा यार अगर आप कर ही रहे हो तो वाई नॉट जो है उसको मिल के कर लेते हैं, ठीक है। हमने ऑनलाइन ही सारा मंसूबा बनाया, शेयर डिज़ाइन किया, हर शय की। तो वही जो जिस सेटअप में ये बैठे हुए थे छोटे से में, वहाँ से ही वेंचर शुरू हो गया, शेयरिंग शुरू हो गई। तो रियली एक्साइटमेंट ये है कि जिसे कहते हैं ना पहला पहला प्यार किसी को नहीं भूलता, वो बाज़ दफ़ा नेगेटिव होता है। लेकिन यह है कि ये वो बंदा है माशाल्लाह जिन्होंने अपना काम समझ के वेंचर को किया, रियल में मेहनत की। एक छोटे से टेबल से, एक छोटे से डेस्क के, एक छोटे से कोने से शुरू होके इतना फॉलो अप किया कि हालांकि उससे पहले भी बड़ी वैल्यू थे, ये नहीं कि वो बिल्कुल अभी फ्रेश थे। पूरी दुनिया देखी, नादरा के साथ बड़े काम किए, इंडिया में पूरा विन किया, सॉफ्टवेयर का बड़ा जो कंपटीशन था बम्बे में वो विन किया। इस तरह की बेशुमार अचीवमेंट्स थी। लेकिन आपकी रेडी की तरह हमने इनको रेडी करा दी शुरू। क्या करा दी? इट वाज क्वाइट हार्ड टाइम, वो बड़ा हार्ड टाइम था इनके लिए जब हमने इनको रेडी से शुरू कराया कि नहीं भाई उस्मान रेडी शुरू करो। लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बावजूद इन्होंने रियल में उसको एक्सेप्ट किया, बड़े छोटे स्टाइल से। और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता अगला स्टेप लिया। पहला ये थोड़ा सा फील भी करेंगे, इनकी स्टोरी सारी मैं ही बताता जा रहा हूँ। 6000 के ऊपर पहला सेटअप लिया, एक शेयर टेबल, वो भी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से उठ के शेयर्ड ऑफिस में चले गए 6000 के ऊपर। वहाँ से इन्होंने मैं समझता हूँ कि ये हमारा वो प्लेयर है जिसने खुद से सारी वर्किंग की, खुद से डायरेक्शन बनाई, खुद से सारा अपने आप को 100% ऑनरशिप के अंदर लेके काम किया कि ये वेंचर है, ये पार्टनरशिप है, ये समझ के काम नहीं किया। और मैं बाद दफ़ा इनके साथ बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, मैं इनको कहता होता हूँ कि अगर आप लोग ये काम ना करते, कौन सा ट्रस्ट ना बनाते, मुझे वो रिटर्न ना देते, मेरे साथ वो जो अचीवमेंट करके शेयर ना करते, तो आज कभी भी मुझे हिम्मत ना बढ़ती यहाँ खड़े होके आप जैसे बेशुमार लोगों को तैयार करने की। तो इन्होंने रियल में आज तक उस ट्रस्ट को इतने साल से बिल्ड किया है और उससे हमें इतनी हिम्मत पड़ी कि हम आने वाले हर बंदे को पाकिस्तान में वो चीज़ डिलीवर करने के लिए तैयार हो गए। तो ये वो बंदा है जो बेस बना है आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए और यहाँ पे आगे जो है स्टेप। बाकी है कि ये वो स्टोरीज़ हैं जिनकी वजह से हम आपके सामने बोलते हैं, आपके सामने जो है बातें करते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि इनके साथ और बड़ी स्टोरीज़ हैं और बड़े सीईओ हैं। अराउंड 200 सीईओ जो हैं वो सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। टॉप 25 जो है वो बड़े लेवल पे निकल चुके हैं। उनमें से ये सबसे टॉप के ऊपर है। ये वो बंदा है जिन्होंने ज़ीरो से हीरो का किरदार अदा किया है, $multi-million की इंडस्ट्री खड़ी की है, ओवरऑल $1 बिलियन को टोटली पाकिस्तान में लेके आए हैं। बहुत बड़ा किरदार है इन लोगों का। अब मैं चाहता हूँ कि यही आएँ आपके सामने बातचीत करें और इंशाल्लाह आप में से एक नहीं दो बल्कि सारे के सारे यही हीरो बनने जा रहे हैं। ये वो स्टोरीज़ होती हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म के पीछे होती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैं चाहूँगा कि शेख उस्मान साहब जो है आप आके सामने आएँ और वो ज़ीरो से हीरो की स्टोरी बताएं आपको। और सुने हो? थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अजीम साहब, मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल करने का और मेरे बारे में बताने का। एंड थैंक्स मीर साहब, आपने ये महफिल सजाई है। रियली वंडरफुल टू सी अ लॉट ऑफ फ्रेश फेसेस। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोगों को इन्वॉल्व करूँ रादर दैन मैं एक छोटी सी बातचीत करूँ और आई विल गो। किस टॉपिक पे ट्रेनिंग हो रही है? अच्छा, CEO प्रोग्राम में हो रही है। सो आप लोग जो है वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसके मतलब ट्रेनिंग हो रही है। चलें, आप लोगों को आज बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा जो मैंने मारे खा के और चोटें खा के सीखी है। तो वो अगर आप टिप्स के ऊपर अमल कर लेंगे तो ये बातें आपको सारी उम्र जो है वो फ़ायदा देंगी और आप सदका जारिया के तौर पर मुझे याद भी रखेंगे। और मुख्तसर अजीम साहब ने तो सारा बता दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ। ओवर द 10 years I have created 10 companies in Aussie Group and 12 companies in Oj Group, and around 1,000 employees spreading across Pakistan, US, UK, Australia, Dubai, Hong Kong and China. And we have around $20 million annual revenue. So ये हमारा इस वक्त टोटल जो है वो, और इसमें हमारे 3-4 डिवीजन्स हैं। एक IT एंड मोबाइल ऐप्स डिवीज़न है, एक ई-कॉमर्स डिवीज़न है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिवीज़न है और एनर्जी डिवीज़न है। एनर्जी डिवीज़न में वी आर प्रोड्यूसिंग सुपर कैपेसिटर बैटरीज़, और EV के अंदर जो है वो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक बाइक जो जोल्टा इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा, उसको मैं ही डायरेक्टली देख रहा हूँ। और मोबाइल ऐप्स एंड गेमिंग में वी आर द लार्जेस्ट पब्लिशर इन पाकिस्तान। ओजी टेक्नोलॉजी, गेम्स फ्रॉम स्टूडियोज़, एप्रिको स्टूडियो, कंसोली एड्स, टेलोटॉक, ये सारे जो हैं इसको इनिशिएट और फाउंड मैंने किया था। तो इस सारी बताने का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा सा अप टू दी पॉइंट बातें बताऊंगा जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी कि एक्चुअली CEO के अंदर सलाहियतें क्या होनी चाहिए। अगर वो आज आपको क्लियर हो जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नॉर्मली कौन सी ऐसी 3 खसूसियात हैं जो एक CEO में होनी चाहिए, इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो अमल करते हुए यू फील दैट प्रेशर। इट्स सो ईजी टू से एक बंदे को ईमानदार होना चाहिए, पर इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू। जैसे आज आप फैसला कर लें मैंने झूठ नहीं बोलना, तो आज से ही अल्लाह का प्लान है वो आपका टेस्ट लेना शुरू कर देंगे कि आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप फैसला करेंगे यार मैंने आज से फ़ैसले लेने, और अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है उसने जॉब छोड़नी है तो उससे वो फ़ैसला ही नहीं लिया जा रहा, हालांकि वो कह रहा है कि ये इसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो इस सारे के अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका आ जाता है? जो आपसे फ़ैसला दिलाने के लिए थपकी दे सकता है। जो ये काम मेगा वाले कर रहे हैं कि आप लोगों को ला के पीछे से खाली हाथ रख देना कि यार हम हैं आपके पीछे, तो उससे क्या आती ताकत आ जाती है। ये जो ताकत होती है ना किसी चीज़ का फ़ैसला लेने की, उसके ऊपर अमल करने की और आगे बढ़ने की, ये वो दे सकता है जिसने कोई सफ़र पहले तय किया हो। तो जिसने सफ़र तय किया उसकी क्या निशानदेही है? मिसाल है कि हम यहाँ खड़े हैं आज लाहौर में, बहरिया में, तो अगर यहाँ पर कोई बंदा है जो बहरिया में ही रहा है और आज से बाहर नहीं गया और उसने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं मॉडल टाउन जा सकता हूँ, तो ये कैसे वो इदराक करेगा कि वो मॉडल टाउन जा सकता है? कैसे उसको पता लगेगा कि रास्ता कैसे है? कौन बताएगा उसे? जो पहले गया हो। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा बहरिया से मॉडल टाउन तक गया है और वहाँ जाकर वो लाउड स्पीकर पे ऐलान कर दे कि मैं बहरिया से आया हूँ, तो ये इस बात की गारंटी है कि उस बंदे को रास्ता पता है। और अब अगर वो किसी बहरिया वाले को कहेगा कि यार मैं तुम्हें मॉडल टाउन लेके जा सकता हूँ, तो उस बंदे में क्या आ जाएगी? ताकत आएगी कि यार ये सही कह रहा है। एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग है, जो आपके अंदर टीम वर्क है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर जो पावर लानी है या इसके अंदर जो फैसले की कुव्वत है, जिसको हम पीछे से एक ड्राइव कहते हैं, वो तब तक नहीं आ सकती जब तक कि कोई बंदा उस सफ़र को पहले तय करके आपको ये ना कह दे यार कोई मसला नहीं है, मैं गुजरा हूँ इस रास्ते से, तुम ये कर सकते हो। और ये है जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू इस चीज़ की है कि आप किसी मेंटोर की बात को अपने साथ अटैच कर लें। इसकी मिसाल है कि एक बंदा दूसरा है, वो बहरिया से अब निकला मॉडल टाउन के लिए, हो सकता है वो यहाँ से निकल के राइट हो गया है, उसका टाइम ज़ाया होएगा, ठोकरे खा खा के मॉडल टाउन पहुँच जाएगा। तो एक जो बंदा पहले पहुँच चुका होता है, ही सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट पर्सन।
तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत की रोल है, लेकिन डिसीजन लिए नहीं जाते। हम सारे यहाँ पे कहेंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पर लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ हैं वो हमें क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। जब मैं गुजरा हूँ सारे रास्ते से तो मुझे समझ आई है कि सबसे पावरफुल चीज़ एक है कि पीछे से हौसला, कि आपके सामने पहले कोई एग्जाम्पल मौजूद है जो इस काम को पहले कर चुकी है, तो आप में हिम्मत आई है मैं कर सकता हूँ। दूसरी कि आप में ऐसी क्या खुदादाद सलाहियत है या आपने अपने आप को पॉलिश करना है जिसकी बेस पे आप वो काम कर सकते हैं, वो क्या है, क्या होती हैं लीडर की खुसूसियात। लीडर जो होता है सबसे पहले उसको विजन होना चाहिए। देखें, जब तक आप अनदेखी चीज़ के ऊपर देखने की सलाहियत नहीं रखते, इसकी मिसाल है कि मैं 5 साल बाद की अगर पिक्चर नहीं खींच सकता तो मैं ना तो टीम बना सकूँगा, ना मैं खुद मोटिवेट हो सकूँगा, ना मैं खुद डिसीजन ले सकूँगा, तो ये सिलसिला वहीं रुक जाएगा। ये बंदा ऐसे ऐसे होता रहता है कि यार पता नहीं आज क्या होगा कल। इसका मतलब है कि सबसे पहले विजन की डेफिनेशन भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मुस्तकबिल की वो तस्वीर जो आप देखना चाहते हैं उसको विजन कहते हैं। अब अगर ये विजन आपको क्लियर हो कि यार मैं ये आज काम करने लगा हूँ और मुझे एग्जैक्ट पता है कि 5 साल बाद मैं यहाँ पर होऊंगा, तो एक तो आप खुद स्टेप ले लेंगे, फिर आप अपने साथ जब लोगों को दावत देंगे कि यार तुम मुझे ज्वाइन करो, तो आपके अंदर वो बिलीव होगा, वो पैशन होगा जो उस बंदे को मजबूर करेगा कि वो आपको ज्वाइन करे और इस सफ़र में आपका साथी हो। अगर विजन नहीं है तो फिर आप टीम बहुत मुश्किल से बनाएंगे, क्योंकि याद रखें पैसे की बेस पे टीम नहीं बनती, पैसे की बेस पे बिजनेस नहीं होता। हम नॉर्मली, अच्छी बात है, आप लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि सर बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए। पैसे की बेस पे बिजनेस नहीं होता। जिस बंदे को बगैर पैसा लगाए कमाना नहीं आता, वो पैसा लगा के नहीं कमा सकता। हाँ, जिसको कमाना आता हो तो वो पैसे से पैसे को डबल कर लेता है, ट्रिपल कर लेता है, 10 गुना कर लेता है। लेकिन जिसके पास ये स्किल हो, अब इस स्किल को पैदा करने के लिए कुछ मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, ये अपने साथ हमेशा याद रखना है। यार मेरे पास आज पैसे नहीं है तो मैं कैसे सिस्टम को खड़ा कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आ गया कि मेरे पास मैंने एक आइडिया, प्लान क्लियर है कि यार मैंने ये करना है, और वो मैं आपको बता दूं कि इस मेगा के साथ अटैच होके या अजीम साहब के साथ या इस ग्रुप के साथ आपको वो डायरेक्शन मिलेगी जो कि फ्यूचर की है। जब मैंने 10 साल पहले 2010 में एंड्रॉयड के बेस के ऊपर मोबाइल ऐप्स और गेम शुरू की, तब पाकिस्तान में एंड्रॉयड को कोई नहीं जानता था। एवरीबडी नोज अबाउट विंडोज़। तो जब मैं लोगों को इकट्ठा करता था, मैं कहता था आपको हम उस डायरेक्शन पे चलाने लगे हैं जो आपका मुस्तकबिल संवार देगी। आज वो सारे जो शुरू की मैंने टीम में लोग हायर किए थे, माशाल्लाह अपनी अपनी कंपनियां चला रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी डायरेक्शन थी जिसने हर साल डबल ट्रिपल 10 गुना होना था। लोगों ने कंप्यूटर गेम्स छोड़नी थी, कंसोल गेम्स छोड़नी थी, मोबाइल के ऊपर आना था। और उस वक्त टोटल पूरी दुनिया में 100 मिलियन मोबाइल भी स्मार्टफोन नहीं था 2010 में, और आज 5 बिलियन स्मार्टफोन है, 5 बिलियन। इसका मतलब है कि हर रोज़ लोगों का यूज़र बढ़ रहा है और आपको यूजेज बढ़ रही है। डायरेक्शन ठीक है। दूसरी डायरेक्शन ई कॉमर्स डायरेक्शन। इसका मतलब है कि विजन हो और विजन सही डायरेक्शन पे हो, आंखें बंद करके चल पड़ो। इसका मतलब है कि यार ये हर रोज़ बढ़ रहा है। अब एक बंदे ने मिसाल के तौर पर जो काम डाउन हो रहा है उसको पकड़ ले, इंजन वाली बाइक के ऊपर काम शुरू कर दे, वक्ती तो फ़ायदा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बंद हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली शिफ्ट आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो एक तो विजन क्लियर हो कि यार मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ मेरा इस पर बिलीफ है और मुझे सामने पिक्चर में खींच सकता हूँ कि यार मैं दीवार के उस पार क्या है। मेरे साथ जो शुरू में जो टीम अटैच हुई थी, मैं क्या इससे छोटा रूम था शायद, तो मैं उनको कहता था 2 साल बाद आप लोगों के नीचे 50 लोग होंगे हर बंदे के। तो मुझ पे हंसते थे, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। लेकिन उनको ये होता था कि ये कैसे कह रहा है कि यार ये हो सकता है। तो सब ये बिलीफ होना चाहिए, विजन होना चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। उसके बाद फिर आ जाता है स्ट्रेटजी। अगर आपको किसी ने विजन दे दिया है, डायरेक्शन दे दी है और आपके पास बिलीव है, तो सही स्ट्रेटजी के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते।
यू डोंट नीड मनी। याद रखें, ये जुमला मेरा याद रखना है। वी डोंट नीड मनी, वी नीड बेटर स्ट्रेटजी। हमेशा सोचा करें कि एज अ CEO यू हैव टू बी द बेस्ट स्ट्रेटजिस्ट, और फिर वो स्ट्रेटजी बगैर एग्जीक्यूशन के बेकार है। तभी कहते हैं ना, सक्सेस लाइज इन राइट एग्जीक्यूशन। लेकिन उस एग्जीक्यूशन के पीछे अगर स्ट्रेटजी ठीक नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी, अब मैं आपको आ जाता हूँ स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। स्ट्रेटजी वाले बंदे के अंदर क्या सलाहियतें होनी चाहिए, बताएं। अब आपने फैसला कर लिया, एग्जांपल लेते हैं कि यार मैंने एक ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना है, और ये जो तमाम दुनिया के झंडे हैं ना, मैंने स्पेसिफाई करने हैं, और मैंने ना ये एक्सपोर्ट करना है। कनाडा में कनाडा के झंडे बेचने हैं, पाकिस्तान में बनाऊंगा, कनाडा की वेबसाइट एक बनाऊंगा जहाँ पे कनाडा का कस्टमर आएगा और मुझसे जो ना कनाडा के झंडे खरीदेगा, और मैं यहाँ से शिप करूँगा। ई-कॉमर्स है, डायरेक्शन ठीक है, विजन है कि मैं एक्सपोर्ट करूँगा, पैसा मुझे डॉलर्स में आएगा। इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे बनेगी? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या ऐसे एलिमेंट्स होंगे? और पैसा नहीं है, पैसे के बगैर राइट स्ट्रैटेजी से आप अगले दिन शुरू हो सकते हैं, लेकिन कैसे? हाँ बताएं सर। जिस तरह मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, कुछ चीज़ प्रोडक्ट तैयार करती हैं। एक मिसाल है फ्लैक्स है, वो तैयार कर रहे हैं, हम उनसे जाकर डील करते हैं कि ये चीज़ हमें तैयार करके दो, ठीक है। वो हमें तैयार करके देते हैं, मैं कहता हूँ मुझे 10,000 पीस चाहिए, मैंने वेबसाइट बना ली है, इतना तो लगेगा ना पैसा इतना करने के लिए। वेबसाइट बन गई, उनसे माल उठा के जब मुझे ऑर्डर आएगा उनको कहूँगा 1 महीने या 10 दिन में आपको ये माल मिल सकता है, उनसे माल उठा कर डायरेक्ट उनको भेज देंगे। शाबाश, ये हो सकता है। अच्छा, इस वर्ड को, इसको अगर मैं एक वर्ड में ट्रांसलेट करूं तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? नहीं, स्ट्रैटेजी के अंदर ये एक पार्ट है जो इन्होंने बताया है कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा और एक सामान वाले कहूँगा कि यार ये मुझे इतना पीस रेडी कर, उधर से उससे पैसे लिए, इससे लिया और उसको दे दिया, ठीक है, ऐसे ही बताया है। जी सर। इस सारे प्रोसेस को क्या एक वर्ड में समाना हो तो क्या कहेंगे? स्मार्ट वर्ड। इसको कहते हैं लेवरेज करना, लेवरेजिंग। जिस बंदे को लेवरेजिंग नहीं आती, अब मैं इसकी तशरीह करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने जब काम शुरू किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा यार मुझे आज सिस्टम चाहिए, आज मेरे पास सिस्टम के पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आया वो यार मेरे एक दोस्त का सिस्टम जो है वो उस पर फ़िलहाल गेमें खेलता रहता है, तो मैं उससे बोरो कर लेता हूँ कि यार मुझे बस ना महीने के लिए दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो मैंने उसे 1 महीने के लिए ले लिया फ्री में। इसको कहते हैं आपने अपने रिलेशंस को लेवरेज किया, और महीने के अंदर आपको पता है यार मैं ना काम थोड़ा सा करके तो शायद इतने पैसे बना लूँ कि सिस्टम खरीद लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 2-3 दोस्तों से सिस्टम लिए और जाके फ्री सेंटर खुद जाके बात की, वो मुख्तलिफ शॉप्स में फिरा, मैंने उनसे कहा यार मुझे ना 4 सिस्टम चाहिए, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं महीने बाद पेमेंट करूँगा। अच्छा, महीने बाद पेमेंट करनी है, तो मुझे ये पता था यार मेरे पास महीने बाद ही पैसे नहीं होंगे। तो मुझे ये था कि अगर मैं 4 बंदे रखूँगा तो सैलरी उनकी मैंने 1 महीने बाद देनी है, तो मैं उनसे क्या 1 महीने में ऐसा काम करा सकता हूँ कि जिससे उनकी सैलरी भी दे सकूँ, प्रॉफिट भी बना सकूँ और सिस्टम भी ले सकूँ। यहाँ पे आ गया ना विजन कि आपको स्किल आती है। देखिए, स्किल के बगैर तो फजूल है ना सारी बात करना, कि आपको किसी एरिया की अगर स्किल नहीं है तो उसके अलावा आप आइडिया डायरेक्शन लेके तो दिमागी स्किल होना तो ज़रूरी है, वो मस्ट है कि आपके पास किसी एक चीज़ की स्किल हो। कहते हैं एक बंदे को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए और मास्टर ऑफ वन होना चाहिए। अगर आप किसी एक एरिया के मास्टर नहीं है तो यू कैनॉट बी अ गुड सीईओ। यू हैव टू बी मास्टर इन वन स्किल। बाकी आपके पास सारी सलाहियतें होनी चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हों, आप HR भी बन जाएं, आप जेनिटर भी बन जाएं, आप जनाब एडमिन भी बन जाएं, आप अकाउंटेंट, लेकिन आपको पता ही है मैं वक्ती बना हूँ। लेकिन मेरी असल कोर स्किल क्या है? अच्छा, जो मेरी कोर स्किल थी वो ये थी कि मैं इंजीनियर था, लेकिन मुझे ना मैं फ्रंट एंड का खिलाड़ी था, तो मुझे था कि यार मैं अपनी इंजीनियरिंग स्किल को सेल्स में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मैंने सेल्स को पकड़ लिया, मार्केटिंग को, बिजनेस डेवलपमेंट को। तो अगर आप मेरी स्किल सेट को कहेंगे ना
तो आई एम द बेस्ट बिजनेस BD, बिजनेस मॉडलिंग और पीपल मैनेजमेंट का बंदा हूँ। मैंने अपनी स्किल को फ्रंट पे रखा और इससे लेवरेज किया सब कुछ, लोगों को लेवरेज किया, टीम बनाई, सिस्टम्स लिए। ये क्या हो गया? लेवरेजिंग करना। स्ट्रैटेजी में एक पार्ट लेवरेजिंग आ जाता है। दूसरा प्रायोरिटाइजेशन। जब बंदा काम शुरू करता है ना तो 10 चीज़ें उसके दिमाग में आ रही होती हैं, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। उसको होता है कि शायद मैं ना 10 चीज़ें करूँगा तो जल्दी कमा लूँगा। तो मार्क माई वर्ड्स, यू cannot be successful if you are doing so many things. The success depends on how many things you leave, not how many things you do. तो मैं क्या कर रहा था, मैं 10 चीज़ें, मैं भी तजर्बा नहीं था। मैंने कहा मैं ERP बेचूंगा, मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बनाऊंगा, मैं जनाब गेमिंग भी करूंगा, मैं आउटसोर्सिंग भी करूंगा, फ्रीलांसिंग भी करूंगा। उस चक्कर में क्या था, मेंटोर ने मुझे कहा यार ये सारी चीज़ें कहीं नहीं भाग रही हैं। एंड्रॉयड टैबलेट भी बना के बेचूंगा, जेब में पैसा कोई नहीं, लेकिन आइडियाज ना कितने, 10,000। यू हैव टू फोकस, pinpoint one, दिस इज माई प्रायोरिटी, आई हैव टू डू दिस, दैट्स इट। तभी कहते हैं डू व्हाट यू आर गुड एट। और अगर आपने 10 चीज़ें शुरू भी कर ली हैं तो देखें यार 1 महीने के अंदर कौन सी बिकी है, तो उसको कहते हैं डू व्हाट यू आर गुड एट, फोकस ऑन व्हाट सेल्स। मतलब कहते हैं यार मैं प्रायोरिटी कैसे करूं। प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए बड़ा आसान है। 10 चीज़ें शुरू की, जो चलना शुरू हो गई बाकी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो। मत डरो कि यार वो अब मैंने इस पर पैसा लगाया, वो पैसा लग के अगर उसको साइड में कर दो, किसी ने लेवरेज किया था वो बाद में कर दो। प्रायोरिटी, फोकस, ये हो गया। क्या पहला क्या था? दूसरा प्रायोरिटाइजेशन के अंदर फोकस ऑन व्हाट सेल्स, डू व्हाट यू आर गुड एट। आ रहा है तीसरी क्या सलाहियत चाहिए? अच्छा मैं एक और बात ही करूं, जब बंदा बात करता है ना तो उसकी, जब बंदा सुन रहा होता है तो 3 प्रोसेसर ऑन हो जाते हैं, पता है आपको? एक कान मैकेनिकल एक्ट करते हैं जो सुनने की सलाहियत, यानी कि आप इसके थ्रू सुनते हैं। फिर दिमाग के 2 हिस्से हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम। एक हिस्सा जो है वो क्या कर रहा होता है? कॉम्प्रीहेंड। और दूसरा क्या कर रहा होता है? जज। और जब बंदा ये दोनों काम इकट्ठे कर रहा होता है तो समझ नहीं आ रही होती। तो अभी आपने क्या करना है, फैसला जो जज करना है ना उसको ज़रा सस्पेंड कर दो। बंदा ना सोच में पड़ जाता है ये कह रहे हैं, तो फिर वो बात अगली सुनता नहीं है। तो आपने करना ये है कि मेरी बात सुननी है और फिलहाल कॉम्प्रीहेंड करनी है, समझनी है। जजमेंट बाद में कर लेना पूरी बात सुन के, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको मेरी बात पूरी समझ आ जाए। तो सोचों में नहीं जाना, क्योंकि जब बंदा जजमेंट वाला कॉल ऑन करता है ना तो सोच में पड़ जाता है। तो अभी सिर्फ बात को सुनना है, समझना है और कम से कम एक बंदे को आगे बताना है। जब आप मेरी बात को, फैसले को एक दफ़ा आगे किसी को बता देंगे और खुद अमल करेंगे तो वो चीज़ आगे फैलना शुरू हो जाएगी। इसको वो कहते हैं शेयर, इंस्पायर एंड फैसिलिटेट। तीसरी चीज़ क्या है स्ट्रैटेजी में? देखो लेवरेज कर लिया, जैसे आपने इसी की एग्जाम्पल ले लेना, ऑनलाइन फ्लैग बेचने हैं, पाकिस्तान से बनाने हैं, वायर बेचने हैं, क्लाइंट बाहर से पकड़ने हैं। इसके अंदर ही आप बताएं कि प्रायोरिटाइज ही कर दिया कि इससे पैसे जनरेट हो गए, इसी को फोकस करना है, इसी से मुतल्लिक लोगों की टीम बनानी है कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा बैठा दिया, एक पीछे सप्लाई चेन का कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता टीम बनना शुरू हो गई। लेकिन इस सब के अंदर क्या ऐसी ताकत हो रिटेन रखने के लिए, क्या ऐसा करना है? हम अक्सर कहते हैं कि बंदे के अंदर ना एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का सलाहियत होनी चाहिए। एनालाइज जो है ना, अक्सर लोग ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की बेस पे काम करते हैं, फेल हो जाते हैं। अकल की बेस पे काम शुरू करते हैं, यार ये ना मुझे समझ ये है, इतने का लगेगा, इतना है, 5 रुपये बचेंगे, यार लागत भेजो। एनालिसिस कर लिया, माइंड को यूज़ किया, अकल धोखा खा जाती है। अकल की बेस पे डिसीजन नहीं लेते, यकीन की बेस पे डिसीजन लेते हैं। यार मेरे अंदर ये है कि मैं इसके अंदर नफ़ा ज़्यादा बना दूँगा, मुझे ये समझ है, मैं अपने इसके अंदर बिलीफ है मेरा, यानी कि मैंने ईमान की बेस पर डिसीजन लिया।
तो फिर बंदे के अंदर ताकत क्या होनी चाहिए? एनालिसिस की नहीं, डायग्नोसिस की। अगर आपने डायग्नोसिस सही कर लिया है ना, तो एनालिसिस उसके बाद आ जाएगा। अक्सर बंदे डायग्नोसिस में बहुत वीक होते हैं। एक मिसाल है, अगर मुझे अपनी टीम में मैंने बंदे रखे और मेरे अंदर ये सलाहियत ही नहीं, मैंने टीम को अगले दिन काम क्या देना है, इसके अंदर कौन सी सलाहियत है, तो एक सीईओ के अंदर क्या होता है, उसको पता होता है कि ये मेरा टीम मेंबर क्या काम कर सकता है। अब मैंने शुरू में जो लोग रखे वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको इंटर्नशिप पे रखा और मैंने उनसे कहा मैं आपको 3 माह बाद 5000 रुपीज़ देना शुरू करूँगा, और वो हाफ टाइम के लिए मेरे पास आते थे। तो मैंने जब उनको हाफ टाइम के लिए बुलाया, तो अब मैंने, लाज़मी बात है वो तो बहुत एवरेज लोग थे, मैं कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तो नहीं टीम रख सकता था, तो मैंने उन एवरेज लोगों से काम करवाना है। मैं क्या काम दूंगा जिससे उन शाम को कोई आउटपुट आ जाएगी और जिससे मैं कुछ कमा भी सकूंगा। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर डायग्नोसिस की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि यार मेरा ये बच्चा क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है और ये क्या कर सकता है, यानी कि छोटी छोटी आइटम्स देना उसके। अच्छा यार बताओ तुम क्या कर सकते हो? सर मैं ना, ऐसा है कि कल ही मैंने ऐप जो बनाई, असल में मैं इंडिया से जीत के आया था फेस, आपने फेस ऐप देखी है? तो फेस ऐप देखी है जिसपे वो बूढ़ा और जवान कर देते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट मैंने 2004 में किया था। सो वी वन ऑलमोस्ट एवरी कंपटीशन इन द वर्ल्ड। हम इंडिया से IIT मुंबई से जीते, ये मैंने काम 2004 में किया था, ऐप में अभी फेस ऐप के थ्रू आया। तो मैंने एक दो वो ऐप बनाना शुरू की, मैंने लेकिन देखा यार लड़के से बन नहीं रही, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है। मैंने उसे कहा यार अच्छा बताओ तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा सर मैं ना, ये बुक्स हैं, ये बुक्स को, उस वक्त आपको पता है किंडल आया था मार्केट में, लोग टैबलेट के ऊपर बुक्स पढ़ते थे, तो मैं ना बुक्स की ऐप बना सकता हूँ, मुख्तलिफ टन्स ऑफ बुक्स दे दें मैं उसकी। मैंने कहा यार आप ऐसा करो, ये आज कितनी देर में बना लोगे? उसने कहा ये मुझे 2 घंटे लगे। तो यानी कि आपने देखे उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर दिया काम को, और आपने उसको टाइम भी पूछा, उसने कहा कितनी देर में, उसने आपने 2 आवर्स बाद चेक किया और उसने वो जहाँ काम किया होता आपने फ़ौरन उसके लिए एप्रिसिएशन कर दी। सो इन ऑर्डर टू रन अ टीम यू नीड टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल डे। सुबह आना है और सुबह से शाम तक की रिपोर्ट को क्लोज करना है और उसके अंदर जिसने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करना है। इससे फिर आपकी टीम बिल्डिंग हो जाती है। मेरे साथ आज भी शुरू के 4 लोग हैं, पहले दिन जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, एंड दे आर एक्टिंग एज COO ऑफ द कंपनीज। इस लेवल पे पहुंच गए जिन्होंने स्टार्टिंग में साथ किया था। इसका मतलब है मैंने उनको अपने साथ बिल्ड किया। तो डायग्नोसिस की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप लोगों से काम करा, अगर आपको समझ नहीं है इससे क्या कराना है, इससे क्या कराना है, वो तो बंदा बोर होकर चला जाएगा। और आखिरी बात, अपने मेंटोर से सीखना है। जैसे आप ये मेरे से लेक्चर ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो एक पावर आपके अंदर होनी चाहिए बातें सुनते हुए कि जो बातें मैंने नहीं भी बताई वो भी जान ले। उसको कहते हैं पिकिंग पावर। पिकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि यार मुझे इस बंदे से ये इसने कहा नहीं, खाली मैंने इसकी चेहरे से, इसके तासुरात से, इसके बारे में स्टडी करके मैंने पिक कर लिया। जो पिकिंग पावर है ना वो आपको आगे ड्राइव करती है, पिकिंग पावर। ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। ये 4-5 चीज़ें, स्ट्रैटेजी जितनी अच्छी बना लोगे उतनी अच्छी आगे रिज़ल्ट आएंगे, सक्सेसफुल रिज़ल्ट आएंगे, डेली बेस पे आएंगे। और अपने काम को सुबह से शाम पे क्लोज करना है। ये नहीं करना कि यार ये काम 2 हफ्ते में होएगा, महीने में आएगा। उस महीने के टास्क को हफ्ते के टास्क को दिन पे दिन की क्लोजिंग के शाम को क्या रिजल्ट आए। वही जो अजीम साहब का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई रेडी वाला जो है वो सुबह जब लेता है तो शाम को उसने कुछ कमाना होता है ना, ऑर्डर टू सर्व द। तो हम बड़ी प्यारी बात करते थे अजीम साहब कि यार हमें अल्लाह ने विजन दिया, हम पढ़े लिखे हैं, हम अगर पहले दिन रेडी लगाएंगे तो सारी उम्र नहीं रेडी होगी, वो ऐसा ऐसा KFC मैकडोनल्ड्स बन जाएंगे ये। और KFC मैकडोनल्ड्स इज़ नॉट कि उन्होंने पहले दिन जो है वो कोई इसी तरह चेंज बना ली थी पूरी दुनिया में। दे स्टार्टेड ऑफ विद द सेम कॉन्सेप्ट। ऐसे ही है, गैराज ऑफिस बने। आज देखें
मैं अपनी स्टोरी को कितने फ़ख्र से बताता हूँ कि आई स्टार्टेड अ गैराज ऑफिस बिकॉज इट वॉज अ बिग सक्सेस। तो आप लोगों को इसके अंदर ना शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कोई भी काम करने में, क्योंकि आपको ये विजन होना चाहिए कि यही मेरा काम ना कल मेरी स्टोरी बन जाएगा, और जब स्टोरी बनेगा तो पूरी दुनिया में छाया होगी। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अपने एम को क्लियर रखें, जो आप टारगेट लेके चले हैं, जो जिस मकसद के लिए आए हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, 70% आगे जाके कुछ नहीं करते, क्योंकि वो इस अज़म से आए नहीं होते कि यार हमने हर सूरत, हर तरह के प्रॉब्लम चैलेंजेस से गुजर के पुल सरात क्रॉस करके तो सक्सेस क्रिएट करनी है। तो ये सारे मैटर्स में अब आपके पास, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कोई सवाल? एक तो बहुत इसका सिंपल है कि आप जिस ट्रेनिंग का पार्ट है, आपके दिमाग में आइडियाज़ आए हैं तो आप आइडियाज़ शेयर करें, अजीम साहब से शेयर करें, उनको बताएं कि इसमें से कौन सा आइडिया है जिसको मुझे परस्यू करना चाहिए। तो वो आपका बहुत सा टाइम सेव कर लेंगे और आपको बता दें कि ये डायरेक्शन ठीक है, इससे आपको हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको तजर्बे करने पड़ेंगे कि यार मैं 10-15 आइडियाज़ को टेस्ट करूं, जो परफॉर्म करता है उसको लेके चलूं। आइडियाज़ को लेकर स्ट्रेटजी जो है किसके साथ कैसे वो उसको डेवलप किया जाए? वही तो मैंने सारा बताया है कि आप जैसे ई कॉमर्स का ही हमने सिस्टम बनाया, तो आपने देखना है कि इसकी कंपोजिशन क्या होगी। इसकी आसान समझें कि क्रिकेट की टीम है। अब एक बंदा, उसने सोचा यार मैंने क्रिकेट की टीम बनानी है और दुनिया की बेस्ट टीम बनानी है, तो अब उसको पता होना चाहिए ना कि इसकी कंपोजिशन क्या है। यार बॉलर्स भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए और विकेट कीपर भी चाहिए, ओपनर कौन सा होगा। अब ये वाली चीज़ स्ट्रैटेजी का पार्ट हो जाती है, कौन बंदा किस नंबर पे, और फिर उस तरह के बंदे इकट्ठे करना। अब एक बंदा है उसने सारे ही बॉलर इकट्ठे कर लिए, एक बंदा है उसने सारी बैट्समैन कर लिए। सो आपने जो भी चीज़ करनी है सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लेना है। एंड योर बिगेस्ट टीचर इज हु? गूगल। यार दुनिया की हर चीज़ गूगल पे लिखो मिलती है, क्यों जी? कौन सी, अल्लाह की कसम मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ नहीं पता होगी गूगल, मैं लिखता वो भी होता है। आप सोचें कि दुनिया में काम करना मुश्किल नहीं है, आप जो आइडिया लिखेंगे ना वो होगा। करना मुश्किल है, आइडिया मौजूद है, लोगों ने किया है, उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये जो कंसिस्टेंट पावर चाहिए ना कि यार मैंने करते रहना है, मैंने हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, असल ये मुश्किल है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि यार टीम के साथ चलना है, अब टीम में आपस में इख्तलाफात हैं, असल मसले तो मैनेजमेंट के आ जाते हैं जैसे ये बता रहे हैं। तो अपने अंदर एक कंसिस्टेंट पावर रखना और उस लिहाज से टीम की कॉम्पोजिशन का पता होना और उस लिहाज से उन बंदों को ढूंढना। फ़र्ज़ करें आपके पास, जैसे मैं मिसाल दें, मैं मोबाइल ऐप्स एंड गेम्स के अंदर मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ। मैं देखता हूँ यार ये गेम मुझे पता है चल जाएगी, ये मेरे पास है कि आइडिया कैसे जनरेट करना है, इसकी स्किल आ गई ना मेरे पास। अब ये एक स्किल मेरे पास है, लेकिन इसको बनाने की स्किल मैंने नहीं, मैं बना सकता भी हूँ एज एन इंजीनियर, लेकिन मैंने नहीं बनाना, मैंने अपनी डोमेन में रहना। इसका मतलब है मुझे अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए। तो अब एक है कि मैं एम्प्लॉय के तौर पर रखूँ, यार यहाँ अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लो। मैंने क्या किया, मैंने अपने एक यूनिवर्सिटी फेलो से डिस्कस किया, मैंने कहा यू विल टेक केयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, आई विल टेक केयर ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग। तो वो उसको फिर मैंने बड़ा कन्विंस किया, 1 साल लगा मुझे उसको तोड़ने में। ही वॉज वर्किंग फॉर नेटसोल। 1 साल बाद मैंने उसको, क्योंकि मैं उसको इतना आसान नहीं होता टीम बनाना, 1 साल मैंने अकेले काम किया, मेरे साथ कोई अटैच नहीं होता था, लेकिन मैं लगा रहा और कन्विंस करता रहा। इवेंचुअली वो अटैच हुआ, चीज़ें मूव ऑन होना शुरू हुई, आहिस्ता 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 कारवां बनता गया। फर्स्ट 2 ईयर्स आर हार्ड, असल काम 2 सालों में करना होता है। फर्स्ट 2 ईयर जो 2 साल निकाल जाता है, रिस्क ले लेता है, प्रेशर ले लेता है, मैं फैमिली मैनेज कर लेता है, वो उसके लिए आसानी है। जो ये नहीं निकाल पाता टाइम, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 ईयर्स आर वेरी हार्ड। लेकिन काम वो होता है जो रेकरिंग हो। 6 महीने के अंदर एक काम का रेकरिंग होना ज़रूरी है। अगर 6 माह के अंदर रेकरिंग नहीं ना हो रहा काम, इट मीन्स कि वो काम ठीक नहीं है, यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
ठीक हो गया। असल में आपने जिस एरिया में भी काम करना है उसके अंदर आप ज़रूरी है कि किसी ना किसी के साथ ट्रेनिंग भी लें, जो आप ले रहे हैं। तो एक एक्चुअल इन्वायरमेंट में जहाँ ऑलरेडी ऐप्स एंड गेम्स बन रही हैं उसमें एज ट्रेनी काम करें, ताकि आपको पूरी समझ आए कि यार मैंने स्किल कैसे लेनी है। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है कोई एक एरिया की, ऐप है जैसे, तो ऐप में 3-4 एरियाज़ हैं। देखें, डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है। अगर इन चारों डिपार्टमेंट्स के में से आपके पास कोई एक स्किल नहीं है तो इसका मतलब है आप ऐप का बिज़नेस का आइडिया सोच लिया है, बट इट्स जस्ट अ विश। ये विश है, ये मुश्किल है करना। लेकिन आइडिया खाली अच्छा होना बात नहीं है, उस आइडिया के मुताबिक आपके अंदर कितना उसका स्किल है और बिलीफ है वो मैटर करता है। अदरवाइज़ तुक्का है, अदरवाइज़ मौका है कि यार अच्छा जिसे कहते हैं फर्रू लग गया है, वो चीज़ हो सकता है। पर यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड स्किल इन एनी ऑफ द एरिया दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। या यार मेरे पास स्किल नहीं है, मैंने सीखनी है, वह भी हो सकता है। जैसे आपने कहा यार ई कॉमर्स के अंदर 5 शोबे हैं। सोर्सिंग का शोबा है, आपकी जो ऑर्डरिंग का शोबा है, यहाँ हंटिंग और सोर्सिंग उसको कहते हैं ना सेम, कि आपने प्रोडक्ट कौन सी है, हंटिंग सोर्सिंग। फिर आपका सप्लाई चेन का शोबा है, फिर आपका पैकेजिंग का शोबा है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपने देखना यार मैंने किस एरिया की स्किल लेनी है, सबसे पहले आप वो स्किल ले लें, और बाकी एरियाज़ के मैंने टीम बिल्ड करनी है। उसकी बेसिस पे फिर आप जो है वो चीज़ के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं या सक्सेस कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि शुरू में आप ही सारी चीज़ें मैनेज करें, इवेंचुअली जो है वो साइकिल चलने लग जाए तो लोगों को ऐड कर लें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई एक एरिया की स्किल हो, क्योंकि उसकी बेसिस पे आप रिज़ल्ट ला सकते हैं। और नॉर्मली जो CEOs होते हैं वो सेल एंड मार्केटिंग वाले एरिया को लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से अर्निंग हैंड मिलता है, वो कस्टमर फेसिंग होते हैं, वो डील्स करते हैं, तो पैसा उनके हाथ में आता है। तो नॉर्मली इसके अंदर ऑर्डरिंग लाना, ऑर्डरिंग का जिसको सिस्टम आता हो वो हो सकता है, या सोर्सिंग का आता हो। तो ई कॉमर्स के अंदर या तो आप सोर्सिंग की स्किल ले लें या ऑर्डरिंग की, कि यार डिजिटल मीडिया के ऊपर कैसे ऑर्डर लेके आने हैं। बाकी काम में आप लोग रख सकते हैं, पैकेजिंग में, परचेजिंग में, स्टोर मैनेजमेंट में, ये इसके लिए आप लोग रख सकते हैं। लेकिन किसी एक कोर एरिया में आपकी स्किल होना ज़रूरी है। ये एक्चुअली वही मैंने कहा ना, आपने 10 चीज़ें की, एक रेकरिंग हो गई, ये इसको ब्रेक थ्रू कहते हैं। फिर उसके बाद उस पर फोकस कर लें, और फोकस करके ये ज़हन में रखें, इट्स नेवर, नॉर्मली बंदा लीनियर कर्व सोचता है। लीनियर कर्व, यार 2 सालों में मैंने मुश्किल से 2 लाख कमाया है तो अगले 2 साल भी मेरे जलील होंगे, नहीं। वो एकदम ऐसे हॉकी कर्व की तरह जंप लगना शुरू हो जाते हैं। आपको होता है यार ये तो 1 महीने में शुरू हो गया, जो मैं 2 लाख साल में बनाया था वो महीने में बनाया, फिर 1 दिन में बनाया, और फिर 1 घंटे में बनाया, ये इस तरह होगा। तो ये ऐसे है, इस तरह नहीं है कि मतलब वो लीनियर कर्व नहीं है। एंड हाँ, बातें मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, और वो असल में सारी बताऊंगा ना तो आप उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप मेरे लिए स्पेशल कोर्स डिज़ाइन करें। जैसे देखें यार, आप निशानियों पे गौर किया करें, अल्लाह की निशानियों। अल्लाह ताला बार बार कुरान में क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहते थे ना, कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट अ बुक ऑफ साइंस। तो अल्लाह ताला की जो निशानी है, मैं इसको गौर व फिक्र करता हूँ यार ये कैसे है। तो मैंने देखा यार जो रुका हुआ पानी है, वो गंदा और तालाब वाला पानी, उसमें बदबू पड़ जाती है। इसका मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी खड़ी करो वो रुकी ना रहे, इट्स ऑलवेज इन ग्रोइंग स्टेज। इसका मतलब है हर वक्त आपको हलचल में रहना है, हर वक्त एफर्ट में रहना है। जो बंदा ये सोचता है कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, इससे मुझे सुकून आएगा, मैं ज़्यादा जब मेरा दिल करेगा मैं छुट्टी करूँगा, जब मेरा दिल करेगा काम करूँगा, ये फुलिश सोच है। दिस इज़ अ टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग कि ये अपना बिजनेस नहीं करना है कि भाई हमारा कोई हमें पूछने वाला ना हो, बल्कि अपना बिजनेस इसलिए करें कि यार आप अपने बिजनेस का आइडेंटिटी बना के सबसे पहले एम्प्लॉय अपने खुद हैं, और अगर अपने ऊपर वो डिसिप्लिन कायम नहीं करेंगे तो दूसरे पे कैसे करेंगे। तो इट मीन्स कि 24/7 जॉब है। अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है उसको कोई छुट्टी नहीं है, उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर्स आएंगे जिसमें फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, बच्चे नहीं होंगे, लेकिन आपका एम है, अब अपना ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके एम में है कि मैंने रिलैक्स होना है, छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी करनी है, एंजॉय करना है, फिर बेहतर है जॉब करनी। ठीक है।
इसी तरीके से जब जो दरिया है चलता हुआ पानी साफ है, इसका मतलब है आपकी ग्रोइंग स्टेज रहनी चाहिए। इसी तरीके से जितना आपने ऊपर जाना है उतनी चीज़ें आपको छोड़नी है। जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी सर करनी है तो अगर वो पूरी किट पहन के चलेगा तो थक जाएगा, उसको आहिस्ता 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 एक एंड में जाते हुए इसको क्या चाहिए होगा, जैसे अगर उसे पहाड़ की सिर्फ एक वो ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, बाकी तो सब कुछ छोड़ना है, उसे खाने पीने की चीज़ अगर उसने ऊपर, इसका मतलब है यू हैव टू लीव सो मेनी थिंग्स। तो ये अल्लाह की निशानियाँ हैं कि यार ऊपर जाना है तो कैसे मैटर है उसको स्टडी करो। अपनी ग्रोथ, दरख्त है आपने लगा दिया, अगर आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, कोई पौधा लगाया तो वो नहीं, वो ग्रो होता रहेगा। इसका मतलब है यार अगर आपने पार्टनर्स के साथ मिलके कोई बीज लगाया है, एक नियत कर लें यार इसको सारी उम्र अब इसको यहाँ तो इस पर कब्जा नहीं करना, यहाँ इसको काटना नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। माली की तरह हिफाजत करनी है, उसको पानी देना है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं मैंने आपको किसी बुक से कोई 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ा के तो सिखाना है। ये अल्लाह की बनाई हुई निशानियों से ही आपको पता लग जाएगा कि यार एक दरख्त लगाया, मिलके लगाया था, इसमें अब मैं एज अ माली का रोल प्ले कर रहा हूँ, पानी दूंगा, उसके बाद मैं पीछे हूँगा, ये ग्रो करता रहेगा और ये सारी उम्र मेरे मरने के बाद भी लोग खाते पीते रहेंगे। सो व्हाट, दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड। इटली की जो बाली या जर्मनी की जो शूज़ हैं, आप हिस्ट्री पढ़ें, आज हम कितना खुश होते हैं अरमानी के सूट पहन के। 200 ईयर्स ओल्ड कंपनी, बाली 200 ईयर्स, 150 ईयर्स। तो आप सोचें अगर कोई चीज़ आज आप फैसला कर लें और उसकी नीयत ये कर लें कि ये 100 साल चलेगी, तो उसने बाली बनना ही बनना है भाई, उसको आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली अल्लाह की कानून कुदरत के अंदर ये प्रोसेस है। सो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आई फॉलो द प्रिंसिपल्स जो अल्लाह ने कायनात की गेम के लिए बनाए हैं, उसको स्टडी करके उसको मैटर को हल किया है, तो चीज़ें खुद ही ग्रो होती रही हैं और हो रही हैं। ठीक है, नाइस मीटिंग विद यू ऑल, और आई होप कि मेरी बातों से आपको